सेल डिवीजन हो रही होती है तो सेंट्रियोल का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, तो फिर प्लांट सेल भी तो डिवीजन करता है, उसमें सेंट्रियोल क्यों नहीं होता? क्या उसमें इसका रोल नहीं है? ओ, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पिगमेंट कंटेन करता है। नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ताकि बॉडी जो है, सेल्स जो है वो ग्रो कर सके, रिप्लेस कर सके पुराने सेल्स को, क्योंकि नया हमेशा ज्यादा एनर्जेटिक होता है, हमेशा ज्यादा एक्टिव होता है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मिनूस, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन। मैं हूँ सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज क्लास 9th वालों के लिए मैं बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। बच्चों को बायोलॉजी में सबसे ज्यादा किस में दिक्कत आती है? डायग्राम्स में। अगर कोई डायग्राम आ गया और बच्चे को उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, कोई आइडिया ही नहीं है, तो मजाल ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो सकता है। मान लो डायग्राम आया नहीं, पर डायग्राम बनाने को पूछ रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और मे बी प्रोकैरियोटिक सेल एंड ड्रॉ डायग्राम सपोर्टिंग योर आंसर। कैसे करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिखता कैसा है? तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ना, ये सब जो छोटे मोटे ऐसे लल्लू बल्लू से क्वेश्चंस होते हैं, इन सब को तो आराम से तुम लोग डील कर सकते हो ये वीडियो पूरा देखने के बाद, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ ऑल सिलेबस, फुल सिलेबस का कंप्लीट डायग्राम बेस्ड वीडियो, जिसमें हर एक तरह का डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सब डिस्कस करूंगी along with the theory and some questions as well। हर एक डायग्राम के क्वेश्चंस भी होंगे, उसकी थ्योरी भी डिस्कस की जाएगी, और आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी कि कभी डायग्राम बनाने को आ गया तो कैसे बनाओगे। पूरा का पूरा एक तरह से तुम्हारे लिए ये रामबाण वीडियो हो सकता है बायोलॉजी के लिए, क्योंकि आपके बायोलॉजी में सिर्फ 3 चैप्टर हैं, सेल, टिश्यू एंड फूड रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जा सकते हैं वो है आपके फर्स्ट 2 चैप्टर के। बात कर रहे हैं हम सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की, चाहे डायग्राम बनाने को आए, चाहे डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाए। तो ये 2 चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कभी कभी चकमा देने के लिए बच्चों को तीसरे चैप्टर से भी कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम ना कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, तीनों चैप्टर टैकल करेंगे, एक एक करके हर एक डायग्राम को डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ, थ्योरी के साथ, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड आई विल टेल यू हाउ टू मास्टर बायोलॉजी विद इन फ्यू आवर्स। बहुत कम टाइम लूंगी, जितना कम से कम टाइम हो सकता है उतना ही लूंगी। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का धमाकेदार सेशन। वीडियो को बच्चों पूरा देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा कि हर एक डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना कीमती हो सकता है थोड़े थोड़े नंबर के लिए भी। अगर 3 नंबर भी आप लूज कर रहे हो ना बिकॉज ऑफ अ सिली डायग्राम, जो कि आप ऐसे ही हंसते खेलते समझ सकते थे और उसके बारे में लिख सकते थे, then this video is for you। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पहला चैप्टर दैट इज सेल वाला चैप्टर। अब सेल वाले चैप्टर में जो सबसे पहला आपका डायग्राम है ना, वो है कुछ तरह के सेल्स का, जैसे कि ये वाला सेल हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। आपके एनसीईआरटी में बहुत क्लियर इमेज नहीं है, तो मैंने बहुत ही सिमिलर इमेज यहाँ पर पेस्ट की हुई है, ताकि आपको पता चले कि प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसा है, कैसा दिखता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, एंड ऑल्सो कि इस तरह के डायग्राम्स के बेस पर कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम। देखो भाई, मेन बात क्या है? मेन बात यही है ना कि तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, और अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा, आंसर्स करेक्टली लिखने पड़ेंगे, और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें बायोलॉजी की बेसिक्स समझनी पड़ेगी। बेसिक्स आप डायग्राम के साथ भी समझ सकते हो, डायग्राम के बिना भी समझ सकते हो, बट एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है जब आप डायग्राम के साथ उसके बेसिक्स और उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो। तो ये डायग्राम है बच्चों पहला इस चैप्टर का। बेसिकली हम कह सकते हैं पूरे सिलेबस का बायोलॉजी का ये पहला डायग्राम है, दैट इज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल वर्ड में हम
वर्ड को ना तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। अब तोड़ के हमें क्या क्या मिलेगा ये देखो, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है प्रो का मतलब? प्रिमिटिव, एंशियंट, बहुत पुराना। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो एंशियंट टाइम के जो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, जो इतना ज्यादा वेल डेवलप नहीं हुआ करते थे, अभी भी आज के डेट में भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उन्हीं से समझ लो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हुई, ठीक है। तो वो वैसे सेल्स होते हैं या वो वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बच्चों। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से मेरा मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना, ठीक है, न्यूक्लियोलस होना, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होना, ठीक है। बेसिकली ये सारी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होती है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की, वो नहीं पाई जा रही है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि पूरे न्यूक्लियस को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है, एक शीट है, कवरिंग है, अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा? सब कुछ फैल जाएगा। वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फैला रहता है ना। तो अब देखो क्या लिखा है, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली चीजों को समेटने की कोशिश कर रहा है ना। जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस क्या, उसके अंदर क्या है? डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, उसको समेटने की कोशिश कर रहा है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूरा रायता फैल जाएगा, ठीक है। टिपिकली एक प्रोकैरियोट जो है वो छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले। हम जिस तरह के सेल से बने हुए हैं वो यूकैरियोटिक सेल है। हमारे सेल से छोटे सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और उनका जो साइज होता है वो रेंज करता है 1 to 10 माइक्रोनल साइज, ठीक है। न्यूक्लियोइड, इनके न्यूक्लियस नहीं होते, बट पूरे सेल में एक पर्टिकुलर रीजन, एक ऐसी जगह होती है जहां पर पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है इनका वो इकट्ठा हो जाता है। इट इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ शीट, इट इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ कवरिंग और एनी मेम्ब्रेन, बस वो इकट्ठा है एक जगह पर, ठीक है। सो दैट रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड, दैट रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड, जो कि एक एरिया है न्यूक्लिक एसिड के साथ लैक करेगा सराउंडिंग मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो नहीं है, शुरुआत से लेकर आखिर तक मैं यही बोलूंगी, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो नहीं है। एक ऐसी जगह है सेल में, एक कॉर्नर है, एक छोटा सा एरिया है जहां पर उसका न्यूक्लिक एसिड या हम बोल सकते हैं डीएनए, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो वहां पे पाया जाएगा। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे तुम लोगों ने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है, सबसे ज्यादा तुमने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तुम लोगों ने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। यानी कि इन सारे सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तो भाई अगर न्यूक्लियस नहीं है तो तुम्हें लग रहा है ऑर्गेनेल पाया जाएगा वो भी सराउंडिंग मेम्ब्रेन के साथ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल ऐसा नहीं होता जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड हो। तो सारे सेल ऑर्गेनेल तो ऑलमोस्ट मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम्स, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री, तो वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। अभी तुम्हें इतने एक्सप्लेनेशन में क्या करना था? नोट करना था बेटा कि राइबोसोम मैम ने बोला है कि दोनों में पाया जाता है, क्या पता पूछ ले सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, तो लिख लो राइबोसोम लिखो, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है, प्रोटीन बनता है, राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन को, और वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मेम्ब्रेन चारों तरफ उसके नहीं होती। ये लिख लो मेरे भाई मेरी बहनें। चलो, they possess a single chromosome made of nucleic acid। अब जैसे हमारे में
जितने भी ह्यूमन का हर एक सेल है, ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हर एक क्रोमोसोम कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए से बनी हुई है। वैसे यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम। तो उसमें डिविजन्स नहीं होते डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के, बहुत ही सॉर्टेड सा रहता है उसका पूरा सेल। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की दैट इज रिलेटेड टू योर प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बताया था मैंने कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। लिखा क्या है, लैक अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो मैंने पढ़ाया वही है ना, उसी से रिलेटेड है ना क्वेश्चन। अब हो सकता था कि इतना एक्सप्लेन नहीं करती और वन गो में पूरा चैप्टर तुम लोगों को रिवाइज कर देती 1 घंटे में, तो तुम्हें क्या फायदा होता, कुछ भी फायदा नहीं होता। अब सिंस मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया, अच्छा डायग्राम फिर से देख लो ना। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है जो कि एक मैट्रिक्स होता है सेल का, एक बेसिक फ्लूइड होता है, मीडियम होता है सेल का, वो तो होगा ही। न्यूक्लियोइड डीएनए है, समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रही हूँ। पूरे सेल में एक ऐसा रीजन जहां पर इकट्ठे रहेंगे उसके जेनेटिक मटेरियल। राइबोसोम है, व्हाट डिड आई से, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो वो दोनों तरह के सेल्स में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली होगी ना एक सेल के चारों तरफ, सेल वॉल भी होगा, कैप्सूल, पाइलस और फ्लैजुलम। पिलाई और फ्लैजुला जो है इट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन में काम करते हैं ये सब। तुम एक भी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि होता ही नहीं है। सो नाउ आई थिंक यू विल नेवर एवर फॉरगेट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि मैंने इसका डायग्राम भी दिखा दिया तुम्हें, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया और हम एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अभी और क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं हम उस पार्ट को, अभी जस्ट बताया मैंने, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तुम विश्वास नहीं करोगे, अभी तो तुम मेरे छोटे छोटे चुन्नू-मुन्नूज हो, क्लास 9th में हो, अभी क्लास 11 तक के बच्चों को न्यूक्लियोइड का मतलब नहीं पता होता है। तो सोचो अगर तुमने ये वीडियो देख ली, तुम कभी लाइफ में नहीं भूले, जब तुम क्लास 11th में जाओगे वहां पे तुम ऑलमोस्ट 60 to 70% बच्चों से ज्यादा आगे, ज्यादा तेज और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगे उस टाइम पर, कि तुम्हें न्यूक्लियोइड पता है, इतनी बेसिक छोटी छोटी चीजें पता है, याद है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। देखो जहां से मैंने पढ़ाया, जो पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आएगा। लिख के दे देती हूँ भैया, कहीं पे भी लिख दो, जो पढ़ा रही हूँ डायग्राम बेस्ड में से वहीं से क्वेश्चन आता है। What surrounds the prokaryotic cell and provide structure and protection। चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं। सो इट इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल, इट इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। अब सिंस एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, तो वहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो स्ट्रक्चर तो नहीं लिखा होगा, प्रोटेक्शन लिखा होगा, हम सेल मेम्ब्रेन वहां पे मेंशन करेंगे। लेकिन जहां पे पॉसिबिलिटी है कि इस वाले सेल में सेल वॉल होती है, तो वहां पे सेल वॉल ही मेंशन करोगे। ठीक है, चलो, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अभी क्या बताया, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, फ्लैजेला। ठीक है, तो सिंगुलर, एक सिंगल फ्लैजेला को फ्लैजेलम बोला जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन द प्रोकैरियोटिक सेल डज प्रोटीन सिंथेसिस अकर। क्या मैंने तुम्हें अभी इस पिछले 12 मिनटों में, 13 मिनटों में नहीं बताया है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, प्रोटीन बनाता कौन है, क्या ये सारे वर्ड्स मैंने यूज किए या नहीं किए, किए है ना। क्या बताया था, किसके बारे में बताया था, किसका नाम मेंशन किया था, एक वो ऑर्गेनेल या एक वो स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, दैट इज राइबोसोम। और यहाँ पर उसी की बात हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन राइबोसोम, जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं। चलो भाई,
आगे चलते हैं। नाउ द सेकेंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ योर बायोलॉजी सिलेबस इज दिस डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है? क्या लगता है तुम लोगों को कि ये कौन सा डायग्राम हो सकता है? बताओ क्या लगता है? ऑब्वियसली दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल और उसमें भी ये क्या है? एक तरह का एनिमल सेल है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे एनिमल सेल को ध्यान से देखो, कहीं तुम्हें सेल वॉल नजर आ रही है? मुझे तो नजर नहीं आ रही है। कहीं तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रहा है? ये क्या है? ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एनिमल सेल को प्लांट सेल से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सबसे पहला तुम्हें जो फिल्टर लगाना है वो है कि क्या सेल वॉल दोनों में है, क्या सेल वॉल दोनों में नहीं है, क्या एक में है एक में नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्राम थोड़े से अजीब से बनाकर दे देते हैं टीचर्स क्वेश्चन में, जिससे समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि वो प्लांट सेल है या फिर वो एनिमल सेल है। हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? अगर वो एनिमल सेल हुआ तो वहां पर उसके आउटर मोस्ट पार्ट में एक ही लेबलिंग होगी, वो भी सेल मेम्ब्रेन की होगी, सेल वॉल की नहीं होगी। और अगर वो प्लांट सेल हुआ तो दो तरह के लेबलिंग्स आप वहां पे नोटिस कर पाओगे, एक होता है सेल वॉल का और एक होता है सेल मेम्ब्रेन का। सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकलता हुआ है इतने सारे स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आपको दिख जाएगा गोल्जी एपरेटस। अभी सबके बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाँ ठीक है, फिर आ जाता है लाइबोसोम। फिर राइबोसोम, मैंने आपको क्या बताया था? राइबोसोम, जो कि दोनों तरह के सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। भैया जीवन भर यही रटते रह गए, आज के दिन भी तुम चाहे किसी भी फील्ड के इंसान से पूछ लो, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो चलो मेरे क्लास का माइटोकॉन्ड्रिया बन जाओ जल्दी से एंड अपना पावर, अपनी एनर्जी शो करो इस पूरे वीडियो में, इस पूरे सेशन के दौरान। मैं चाहती हूँ फुल ऑन इंटरैक्टिव और आपको एनर्जेटिक फील करना है, ताकि आपको एक एक डायग्राम के साथ साथ अपने 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर क्लियर होते हुए दिखें। ठीक है, चलो सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कि सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। इसका रीजन भी मैं बताऊंगी। सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन ऑफ एनिमल्स में हेल्प करता है। जब एनिमल सेल की सेल डिवीजन हो रही होती है तो सेंट्रियोल का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, तो फिर प्लांट सेल भी तो डिवीजन करता है, उसमें सेंट्रियोल क्यों नहीं होता? क्या उसमें इसका रोल नहीं है? नहीं है, क्योंकि वहां पे डिवीजन अलग तरह से हो रही है, यहाँ पर अलग तरह से हो रही है। कैसे हो रही है अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। उसके बाद साइटोप्लाज्म तो सारे बच्चों को ही पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो सबसे पहले ऑर्गेनेल्स, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, एक तरह का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। हर एक ऑर्गेनेल बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेल के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे अगर पूरे घर में कुछ कमरे होते हैं, एक डेडिकेटेड किचन है, एक डेडिकेटेड लिविंग रूम है, एक डेडिकेटेड बेडरूम है, एक बाथरूम है, एक मान लो तुम्हारे स्पिरिचुअल सेंटर हो गया, पूजा घर कह सकते हो या कुछ और बोल सकते हो, बैल्कनी है। हर एक कमरे का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। मान लो पूरा घर सब कुछ बढ़िया है, किचन ही नहीं है, तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं कर पाओगे। पूरा घर बढ़िया है, बाथरूम ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे भाई साहब? आई कांट इवन इमेजिन हमारा घर विदाउट अ बाथरूम। ओ नो, आई डोंट वांट टू। चलो ठीक है, तो इसी तरह से एक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उन सब का फंक्शन, उन सब का रोल बटा हुआ होता है, और वो सब कलेक्टिवली मिलकर जो काम करते हैं वो एक सेल के फंक्शन को कंप्लीट करता है। अगर इनमें से एक भी सेल ऑर्गेनल नहीं हुआ या फिर नॉन फंक्शनल हो गया या उसमें कोई खराबी आ गई तो इफेक्ट पूरे सेल को पड़ेगा। सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट टास्क कंप्लीट करेगा एक सेल के अंदर। लिटरली इसका मतलब होता है लिटिल ऑर्गन्स,
ऑर्गेनल्स, ऑर्गन से लिया हुआ ऑर्गेनल्स है, तो दे आर लिटिल ऑर्गन्स। जस्ट एज ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लिवर, स्टमक, किडनी, इन सब का डिफरेंट रोल होता है हमारे बॉडी में, हमारे लाइफ के प्रोसेसेस को आगे बढ़ाने के लिए, हम हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, उसी तरह से ऑर्गेनल्स के पास भी स्पेसिफिक रोल्स होते हैं ताकि सेल के लाइफ को सपोर्ट कर सके, सेल के लाइफ को सपोर्ट कर सके। आगे चलो नाउ, सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर सकते थे बट उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो आगे है। एक न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर सेल्स पाए जाए, सॉरी क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, जिसके डिवीजन से ही सेल का डिवीजन इनिशिएट होगा। तो वो सेल डिवीजन वाले टॉपिक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पर ये देखो कि न्यूक्लियस से ओरिजिन करता हुआ जो सेल ऑर्गेनल होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स और शीट्स का, जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड बैग्स के जैसे होते हैं उसे हम कहते हैं वेसिकल्स, उसे हम कहते हैं वेसिकल। कैसा होता है? लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स और शीथ पाई जा रही है इस तरीके से। तो ट्यूब्स भी हैं, शीट्स भी हैं, पतले पतले, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर वेसिकल कहलाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ईआर, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो मेम्ब्रेन है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होगा। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ईआर, RER। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज SER, ठीक है। अब दोनों तरह के जो ER हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो एक नेटवर्क सिस्टम मिलकर बनाते हैं। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली उसमें राइबोसोम के बीच पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो वो रफ अपीयर होता है, और इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों अपीयर होता है, चिकना सा क्यों अपीयर होता है? बिकॉज ऑफ द लिपिड का लेयर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। तो इसीलिए लिपिड की सिंथेसिस के लिए वो डेडिकेटेड होते हैं एज अ सेल ऑर्गेनल। दूसरा है गोल्जी एपरेटस। ये बना होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के सिस्टम से, जो स्टैक्स में अरेंज होंगे, पाइल्स में अरेंज होंगे, और उसी को हम सिस्टर्न्स कहते हैं, सिस्टर्ने कहते हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे होता है ना कि घर में 5 मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं एक ही घर के अंदर, एक फैमिली के अंदर, तो उसमें 2-3 फैमिली मेंबर ना बहुत ज्यादा आपस में क्लोज होते हैं कंपेयर टू दूसरे मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही ये दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी कि ये आपस में एक अपना खुद का मेम्ब्रेन सिस्टम बना लेते हैं। गोल्जी एपरेटस का काम होता है स्टोरेज का, सिक्रीशन का, मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स का। जो भी प्रोडक्ट सेल बना रहा है, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड हो, एंजाइम हो, व्हाटएवर इट इज, उसको स्टोर करेगा गोल्जी एपरेटस, उसको मॉडिफाई करेगा, जहां पर अच्छा कुछ करने का स्कोप है वो करेगा, एंड देन इट विल सिक्रीट इट व्हेनेवर नीडेड। उसके बाद तीसरा आता है मेरा प्यारा लाइजोसोम्स, जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं या वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी गंदगी, जितना भी कचरा, जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है ये उन सबको डाइजेस्ट कर देता है, ये उन सबको ठिकाने लगा देता है, एंड कभी कभी ये खुद को भी ठिकाने लगा देता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है कि जब भी सेल पर कोई मुसीबत पड़ी, जब भी सेल इन्फेक्ट हो गया या डैमेज हो गया, या उसे लग रहा है कि इस सेल के वजह से बाकी के सेल्स को खतरा है, तो वो अपने ही सेल को, अपने ही घर को, अपनी ही बॉडी को खत्म कर देता है अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करके। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया में। एवरीवन नोज दिस थिंग, ठीक है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनी फर्दर। हाँ,
और चीजें हैं एक्सप्लेन करने के लिए रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम हम इसको कहते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन बहुत ही पोरस होता है, पोरस यानी छोटे 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 छेद होते हैं उसमें, वाइल इनर मेम्ब्रेन के पास बहुत डीप फोल्ड्स होते हैं, कुछ इस तरीके से बच्चों। इनर मेम्ब्रेन में कितने सारे आप फोल्ड्स देख रहे हो, ताकि सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ जाए, और बाहर के सरफेस जो है वो थोड़े से पोरस दिखेंगे। These folds create large surface area for ATP generating chemical reaction. So, लास्ट का लाइन नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ। ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाएगा, क्या हो पाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या एनर्जी जनरेट करने वाला प्रोसेस हम जिसको कहते हैं, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, हायर स्टडीज में आप लोग पढ़ोगे। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी निकलती है, बन रही होती है, और उस एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एनर्जी से क्या मिलता है, पावर मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि वहीं पे पावर बन रहा है, सेल का सारा पावर माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट में। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन एन एनिमल सेल। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है, मैंने बता रखा है, न्यूक्लियस सारी एक्टिविटीज ऑफ द सेल को कंट्रोल करेगा। उसी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाएगी जो कि है डीएनए। डीएनए ही बॉडी के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और ये सेल के कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन को डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा बच्चों। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू ऑर्गेनेल्स फाउंड इन एनिमल सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन देम। दो ऑर्गेनल एनिमल में जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो आपके दिमाग में आ गया, दूसरा कौन हो सकता है मैम। अब देखो, टू ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल वो है पहला माइटोकॉन्ड्रिया जो सबसे पहले आपके दिमाग में आया था, आई नो दैट, एंड दूसरा है बेटा जी राइबोसोम्स। कैसे तुम्हारे दिमाग से ये निकल सकता है। सो द प्राइमरी डिफरेंस इज माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, जबकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से कोई जिम जाता है, मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तुम में से जो लोग जिम अभी से जाने लगे हो, या गए हो, या टीवी में देखा है, फोन में देखा है, रील्स में देखा है, जहां पे भी देखा है, जिम क्यों जाते हैं लोग, मसल बिल्ड करने के लिए, फैट कम करने के लिए, एनर्जी ज्यादा गेन करने के लिए। और तुमने कुछ सप्लीमेंट वगैरह के बारे में सुना है क्या, जिम वाले लोग कुछ प्रोटीन वोटीन लेते रहते हैं, क्यों क्यों लेते हैं प्रोटीन, ताकत मिले ना, मसल बिल्ड होगा मसल बिल्ड होगा, सॉरी, ठीक है, उससे किससे, प्रोटीन से, और उससे क्या होगा, मसल ज्यादा मस्कुलर लोग क्या करते हैं, खूब ताकत का प्रदर्शन करते हैं, है ना, अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं बच्चों। एनर्जी से एसोसिएटेड दो ही ऑर्गेनल्स हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, सांस लेकर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है वो कोई माइटोकॉन्ड्रिया से सीखे, और बिना कुछ किए छोटे छोटे हमारे प्यारे प्यारे से राइबोसोम्स वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे बिना ज्यादा एफर्ट डाले हमारे सेल के अंदर वो खुद से ही प्रोटीन बनाते हैं, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। सो दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स। चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाउ डू लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनिंग ऑफ एनिमल सेल। अभी क्या बताया था मैंने, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जिनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोला जाता है, और वो ब्रेक डाउन करते हैं सारे वेस्ट मटेरियल को, सेलुलर डेब्री को। सेलुलर डेब्री का मतलब क्या होता है, सेल में पाए जाने वाला मलबा। व्हाट इज मलबा, दैट इज कूड़ा कचरा, ठीक है। एंड दे हेल्प इन क्लीनिंग अप द सेल एंड आर ऑफन रेफर टू एज सेल्स गार्बेज डिस्पोजल या फिर रिसाइकलिंग सेंटर। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये खुद को भी कभी कभी मार देता है अपने सेल को गलत हाथों में जाने से पहले, या फिर इसके सेल के वजह से दूसरे सेल्स
नुकसान में ना जाए इस वजह से, ठीक है। तो बेसिकली क्लीनर है ये हमारा जो लाइसोसोम है, दिस इज अ क्लीनर। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है एनिमल सेल को प्लांट सेल के साथ, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द टू। इसके लिए हमें क्या प्लांट सेल नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना, तो पढ़े क्या, पहले प्लांट सेल पढ़ लें उसके बाद ये वाला देखेंगे। चलो भाई देख ही लेते हैं, एक और क्वेश्चन पहले कर लो फिर करते हैं। एक एनिमल सेल है, व्हाट ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आ गया होगा तुम्हारे दिमाग में अभी तक तो, राइबोसोम। एंड व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इट प्रोड्यूस, उस प्रोटीन का क्या प्राइमरी फंक्शन है वो अब देखो। राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोटीन वो एसेंशियल होते हैं सेल के फंक्शन के लिए। वो प्रोटीन डिसाइड करता है, उस प्रोटीन की डिजाइन, उसका फोल्ड, उसका बनावट डिसाइड करता है कि सेल किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा, इंक्लूडिंग बिल्डिंग सेलुलर स्ट्रक्चर, एंजाइम फॉर केमिकल रिएक्शन, सिग्नलिंग, मॉलिक्यूल फॉर कम्युनिकेशन विद इन एंड बिटवीन द सेल्स। इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हाथ है, हाथ में ये 5 उंगली क्यों है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, सेल के अंदर का इंफॉर्मेशन डिसाइड कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है, प्रोटीन है, ठीक है। और वो प्रोटीन किसने प्रोड्यूस करी, राइबोसोम्स ने प्रोड्यूस करी। इसी तरह के सारे सेलुलर इंफॉर्मेशन कि बॉडी में किस तरह का एंजाइम सिक्रीट होगा, खाते वक्त कौन सा एंजाइम सिक्रीट होगा, खाने के बाद कौन सा एंजाइम सिक्रीट होगा, सो रहे हो तो कौन से हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे, फीमेल में कैसा हार्मोन काम करेगा, मेल में कैसा करेगा, ये सारा डिसीजन मेकर जो है ना कौन है, सिंगल प्रोटीन, सिंगल नहीं ऑब्वियसली एक प्रोटीन है रिस्पॉन्सिबल। प्रोटीन बहुत तरह के हो सकते हैं और प्रोटीन बनाने वाला एक ही है, ठीक है, राइबोसोम्स। चलो नाउ मूविंग टू द प्लांट सेल, उसके बाद हम लोग वो प्लांट सेल और एनिमल सेल का कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन करेंगे। अब ये जो है प्लांट सेल, मैंने आपको कुछ बताया था थोड़ी देर पहले जब हम एनिमल सेल पढ़ रहे थे कि क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। एनिमल सेल में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, लेकिन सेल वॉल नहीं दिखेगा। लेकिन वही चीज आपको प्लांट सेल में दिखेगी। कहाँ है प्लांट सेल का सेल वॉल, ओ यहाँ है, देखो ये है सेल वॉल, ठीक है, ठीक है। अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल में आपको आउटर मोस्ट रीजन में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही दिखेगा बच्चों। इसके अलावा मोस्टली सारे सेल ऑर्गेनल सेम होते हैं एक दो को छोड़कर। सो हियर वी आर, चेक ये उसमें भी है, चेक ये उसमें भी है, उसमें भी है। ओ दिस इज क्लोरोप्लास्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये पिगमेंट कंटेन करता है। पिगमेंट बोले तो ऐसा सब्सटेंस जो लाइट के वेवलेंथ को, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखता हो, कैपेसिटी रखता हो। चलो ठीक है, ये करेगा क्या, फोटोसिंथेसिस कराएगा भाई, और क्या करेगा। नाउ न्यूक्लियस हो चुका, गोजी एपरेटस हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, एडजेसेंट सेल वॉल, हाँ एक सेल वॉल दूसरे प्लांट सेल के सेल वॉल के साथ जुड़ा हुआ होता है बाय मींस ऑफ प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा, लेमिली, मिडिल लैमेला, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी है, राइबोसोम उसमें भी है, क्लोरोप्लास्ट 2 बार हो गया क्या, कोई बात नहीं, साइटोप्लाज्म उसमें भी है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने देखा है क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। एनिमल सेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर था जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। आई नो वो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा था कि सी से ही कुछ था, क्लोरोप्लास्ट से ही मिलता जुलता कुछ था, बट दोनों के फंक्शंस टोटली डिफरेंट होते हैं, कहीं से भी कंपेयर मत करना। तो वहां पे था एनिमल सेल में सेंट्रियोल जो कि सेल डिवीजन में काम आता है, एनिमल सेल के, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, उसका कोई और दूसरा रोल नहीं है और ना वो एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। रिमेंबर दिस 2 थिंग्स। तो हम आते हैं अब प्लास्टिड में। प्लास्टिड
क्लोरोप्लास्ट का ही मेन टाइप है, ठीक है। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। दो तरह के प्लास्टिड होंगे, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होगा और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होगा, और ये स्टोर करते हैं मटेरियल जैसे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गए। ये है ल्यूकोप्लास्ट की बात। अब इसके अलावा भी तो पाया जाता है प्लास्टिड, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है गलत लिखा है, 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 लिखना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड तो होता है क्लोरोप्लास्ट बेटा जी। इसका काम है टू इम्पार्ट ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वैक्यूल्स, ओके, इसके बारे में भी ना थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूंगी। प्लांट सेल में वैक्यूल का जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज कंटेन्ड बाय अ वैक्यूल ओनली, और वो फिल होते हैं सेल के सैप से, जो कि सेल के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, उसका शेप, उसका फर्मनेस, ठीक है। वैक्यूल बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को भी स्टोर करते हैं अपने अंदर, जैसे कि अमाइनो एसिड है, शुगर है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा जो फूड वैक्यूल कंटेन करेगा, वो होल्ड करता है फूड जो अमीबा उसको खाता है, ठीक है। एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशल वैक्यूल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ज्यादा पानी है वैक्यूल के अंदर तो उसको रिमूव करना, डस्टबिन की तरह एक तरह से काम करना, गेट रिड ऑफ सर्टेन वेस्ट, ठीक है। जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ है वैक्यूल के अंदर, दे विल गेट रिड ऑफ इट, और यही काम है वैक्यूल का। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में वैक्यूल नहीं पाए जाते, अभी लिखा है ना अमीबा, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं अमीबा जैसे जिसमें वैक्यूल पाया जाता है। एनिमल्स में वैक्यूल पाए जाते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन प्लांट में सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनल होता है वो होता है वैक्यूल। एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो मेम्ब्रेन होता है जिससे ये चारों तरफ से कवर्ड रहता है बच्चों, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। इसका नाम है टोनोप्लास्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अच्छा, वैक्यूल्स के बारे में कुछ और बातें भी हैं। स्ट्रॉन्ग स्टोरेज सैक है, यानी कि जैसे कोई भी चीज स्टोर करने की बोरी होती है ना, बोरी वाला काम इसके पास है, बोरी वाला ही रोल है इसके पास। तो इट होल्ड सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। एनिमल सेल में टिपिकली ये छोटे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, और प्लांट सेल में ये क्वाइट लार्ज होंगे। सेंट्रल वैक्यूल कुछ प्लांट सेल में लगभग 50 से 90%, 50 to 90% ऑफ द सेल का वॉल्यूम कंटेन कर सकता है। दैट इज ह्यूज बच्चों, ओके। प्लांट के बारे में समझ में आ गया। क्वेश्चन करने से पहले एक जो क्वेश्चन प्रीवियसली रह गया था हम उसको कवर करेंगे, रुको, ये वाला। सो अब कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके दिखाओ एनिमल सेल को प्लांट सेल के साथ, और मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस दोनों के बीच में बताकर दिखाओ। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों यूकैरियोटिक हैं, ये तो हो गया कंपैरिजन। कॉन्ट्रास्ट अभी नहीं आया है, ठीक है। ये बहुत सारे सिमिलैरिटी शो करते हैं आपस में। की स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में एक रिजिड सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये मत सोचना कि पहले सेल वॉल है उसके ऊपर से सेल मेम्ब्रेन की कवर चढ़ी हुई है, नहीं नहीं नहीं, सबसे ऊपर सेल वॉल ही है बच्चों। प्लांट सेल कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो एनिमल सेल कंटेन नहीं करता। एनिमल सेल क्या कंटेन करता है जो प्लांट कंटेन नहीं करता? मैं तीसरी बार बताने जा रही हूं, उसका नाम है सेंट्रियोल्स, दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ एनिमल्स, ओके। चलो अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। So name the key organelle responsible for capturing sunlight and converting it into chemical energy in a plant cell। क्या हम इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन किया जा रहा है और इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल मेजरली रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड आई नो दैट यू नो द राइट आंसर।
व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच दिस ऑर्गेनल परफॉर्म्स दिस फंक्शन? तो ये की ऑर्गेनल है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। इतना लंबा लिखने के बाद सही आंसर आ रहा है भैया। ये प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट का, जो लाइट अब्सॉर्ब करता है और उसको यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाने के लिए। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने के लिए। ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है जो इनका खाना है, एंड ऑक्सीजन इनका बाई प्रोडक्ट है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड अ एनिमल सेल एज सीन इन द इमेज? वही वाला इमेज है, ठीक है, दोनों प्लांट और एनिमल सेल, वही डायग्राम आ जाए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसे लिखोगे? देखो, मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल प्लांट में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, उसके जगह पे फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन है। बस बस भैया, बस इतना ही लिखना होता है, और इसी को तुम थोड़ा फैंसी तरीके से लिख दो तो अच्छा खासा 3-4 लाइन लिख पाओगे, टीचर खुश, नंबर बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल इन द प्लांट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। आई नो कि तुम्हें समझ में आ रहा है। स्टोरेज बैग ऑफ द सेल हम किसको कहते हैं? वैक्यूल को कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनेल? तो यहाँ आंसर हो गया तुम्हारा ये सेंट्रल वैक्यूल, और इसका मेन फंक्शन हो गया टर्जर प्रेशर मेंटेन करना, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना और कंटेन वेस्ट प्रोडक्ट। बहुत बच्चों को टर्जर प्रेशर नहीं पता, मैं समझाती हूँ। प्लांट के सेल के अंदर वाटर एंटर करता है थ्रू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, व्हाटएवर। वाटर एंटर किया और अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन या पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? वैक्यूल बढ़ता जा रहा है, प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? बाकी सेल ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म है, बाहर सबसे बाहर सेल वॉल है, उसको धक्का लग रहा है अंदर की तरफ से, ठीक है, उसको धक्का लग रहा है अंदर की तरफ से। तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड, सेल वॉल की तरफ, ठीक है, उस प्रेशर को हम टर्जर प्रेशर कहते हैं। और इस प्रेशर की वजह से सेल बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, फूला फूला सा रहता है। तुम देखते होगे प्लांट अगर सूख रहा है तो मतलब उसमें पानी नहीं डाल रहे हो तुम, पानी जैसे ही डालोगे थोड़ी देर के अंदर सारे पत्ते एकदम टाइट से खड़े खड़े से हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम लगता है कि उनमें जान भर दी है किसी ने, हवा मार दी है उसके अंदर, फूल सा गया है बिल्कुल। दैट इज टर्जिडिटी। ठीक है, टर्जर प्रेशर कॉज करता है टर्जिडिटी, और उसका ऑपोजिट होता है फ्लैसिडिटी, जब मुरझा जाते हैं, सब लुल पड़े हैं, ठीक है, वैसा वाला। नेक्स्ट है, इन द प्रोवाइडेड प्लांट सेल इमेज आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखो भैया, जहां भी प्रोटीन सिंथेसिस बात आएगी वहां पर एक ही नाम गूंजेगा, राइबोसोम भैया का, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनेल? इट इज राइबोसोम। हाउ डज इट कैरी आउट इट्स फंक्शन? तो वो अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसीलिए हम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। राइबोसोम्स रीड करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेल्स डीएनए, सेल के डीएनए से कुछ इंफॉर्मेशन आती है जिसको राइबोसोम रीड करेगा, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो प्रोटीन बनाएगा जो कि अमाइनो एसिड्स को जोड़ के बनता है। इट्स समथिंग लाइक कि तुम्हें मम्मी ने राशन लाने के लिए भेज दिया, तो किसी पर्ची पे लिस्ट लिखी गई होगी, धनिया, पुदीना, नमक, मिर्चा, आटा, चावल, बेसन, ये वो कर करके लंबी लिस्ट है। तुम गए दुकानदार के पास, तुमने वो लिस्ट पकड़ा दी, दुकानदार ने उस लिस्ट को पढ़ा और एक एक करके सारा सामान स्टैक कर दिया, तुम सारा सामान लेकर घर आ गए। तो यही काम है राइबोसोम का। डीएनए से उसने ली सारी इंफॉर्मेशन, उसने सारा अमाइनो एसिड इकट्ठा किया, उनसे जो भी बन पा रहा था वो प्रोडक्ट बनाया, और सारे फंक्शंस हो गए सेल के, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Point out an organelle in the plant cell that is involved in cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन जहां पर एटीपी बनती है, जहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कहाँ होता है? सेल के अंदर. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनेल एंड व्हाट डज इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? 3 क्वेश्चन है इससे अटैच. सबसे पहला, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है प्लांट सेल में? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. फंक्शन क्या होता है? एटीपी जनरेट करना. एटीपी जनरेट करना जब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे. एंड हाउ, व्हाट डज इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस? क्या प्रोड्यूस करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी. मेन तो एटीपी ही है. CO2 वाटर तो बनता रहेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो कुछ काम नहीं हो सकता, कुछ भी काम नहीं हो सकता. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. दिस इज द मे बी लास्ट और सेकेंड लास्ट डायग्राम हम बोल सकते हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये डायग्राम है सेल डिवीजन होते हुए का. सो सेल डिवीजन क्या होती है ये अब देखो ध्यान से. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू सेल्स, इसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन. नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ताकि बॉडी जो है, सेल्स जो है वो ग्रो कर सके, रिप्लेस हो सके, रिप्लेस कर सके पुराने सेल्स को. क्योंकि नया हमेशा ज्यादा एनर्जेटिक होता है, हमेशा ज्यादा एक्टिव होता है, वो ज्यादा केपेबल होता है ऑफ डूइंग थिंग्स राइट एज कंपेयर टू द ओल्ड वन. तो जितने भी ओल्ड सेल्स हैं बॉडी में उसको रिप्लेस करेगा नया सेल. कहाँ से आएंगे वो नए सेल? डिवाइड होने के बाद बनेंगे. ठीक है. डेड और डैमेज सेल्स को हटाना और उसके जगह पर नए सेल्स लेकर आना और गैमीट का फॉर्मेशन करना ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. 2 तरह का सेल डिवीजन होता है. एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस. मियोसिस. ठीक है. मियोसिस का जो डायग्राम है वो यहाँ पर दिया हुआ है. आप देख पा रहे हो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन हर क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ मिलावट सी लग रही है. किसी में थोड़ा सा रेड मार्क है, किसी में मैक्सिमम रेड मार्क है, किसी में नहीं है. तो इस तरह का जो डिवीजन हो रहा है दिस इज मियोसिस. जब 2 डिफरेंट ह्यूमंस या 2 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के गैमीट आते हैं और फ्यूज करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना. फिर वो प्रोडक्ट अपना जब खुद का गैमीट बनाएगा तो खुद के इंफॉर्मेशन को हाफ कर देगा ताकि उसका पार्टनर अपना हाफ इंफॉर्मेशन लेकर आए और दोनों हाफ हाफ इंफॉर्मेशन मिलाकर फुल इंफॉर्मेशन के साथ एक और प्रोडक्ट बना सके. सो दिस इज हाउ मियोसिस वर्क्स. तो अब हम पढ़ेंगे इन दोनों प्रोसेस को. सबसे पहले माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज्यादातर सेल्स डिवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए, अपने आप को और ज्यादा ग्रो कराने के लिए. इस प्रोसेस में जो ओरिजिनल सेल है जिसे मदर सेल बोला जाता है. मदर सेल क्यों बोला जाता है? मदर सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि पैदा करने वाली है ना ये अपने नए डॉटर सेल्स को. ठीक है. इसीलिए मदर सेल बोला जाता है. स्प्लिट हो जाएगी ताकि ये 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना सके. एक ही सेल है, ये बन चुकी है मदर. इसका मतलब हो गया कि इसमें होगी डिवीजन और ये 2 डॉटर सेल्स बनाएगी. डॉटर सेल्स ही क्यों बोलते हैं, सन सेल्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हर एक डॉटर सेल एक पोटेंशियल मदर सेल बनने वाली होती है, फ्यूचर होती है. ठीक है. फ्यूचर में मदर सेल बनने वाली होती है. एंड ये डॉटर मदर वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा गया क्योंकि मदर ही प्रोड्यूस करती है अपने बच्चों को, फादर तो गैमीट देते हैं, है ना. तो इस पर मत जाना, इस पे ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है. डॉटर सेल्स के पास उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जितना उनके मदर के पास है. मतलब अगर इस मदर के पास 46 था क्रोमोसोम टोटल, तो इसके पास भी 46 होगा, इसके पास भी 46 होगा. एंड हाउ डज दैट हैपन? कैसे हो सकता है? मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे 2 लोगों को पैसे देने हैं, तो मैं 100 को आधा करूंगी ना, 50-50 करूंगी ना इक्वल करने के लिए. दोनों को 100 कैसे मिल सकता है जब मेरे पास ही 100 है? ये तब हो सकता है जब मैं उस 100 रुपए को छाप दूं.
एक और नोट बना दूं 100 का, डुप्लीकेट कर दूं उसको, और वो डुप्लीकेट ओरिजिनल में फर्क पता ही ना चले। तो दोनों को 100-100 रुपए दे दिए मैंने, अपने दोनों डॉटर को 100-100 रुपए दे दिए, एंड मेरा काम हो गया, इक्वल इक्वल डिवीजन हो गई। बिल्कुल यही होता है माइटोसिस में। माइटोसिस में मदर सेल के पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, वो बन जाएंगे 90, और फिर डिवाइड होंगे 45-45 में, और दोनों डॉटर सेल के पास इक्वल 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ एवरी सेल रिप्लेसेस द अदर सेल। ऐसे ही ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब में माइटोसिस हो रही होती है। फिर हम बात करेंगे मियोसिस या मियोटिक सेल डिवीजन की, दूसरे तरह का जो सेल डिवीजन होता है। अब चाहे वो एनिमल हो बच्चों या वो प्लांट हो, कुछ सेल्स जो हैं उनमें रिप्रोडक्टिव सेल्स या टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड करके गैमीट बनाते हैं। गैमीट को सेक्स सेल भी बोला जाता है, ऐसा सेल जो सीधा सीधा रिप्रोड्यूस करके एक नया प्रोडक्ट, एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, जन्म देगा। सो विच विल डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पर, ये डिवीजन अगर होती है अलग अलग मेथड से, किसी में कोई दूसरा मेथड, किसी में कोई दूसरा मेथड, और इसी को हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस सब में एक जैसी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग हो सकता है, विच इन्वॉल्व्स 2 सक्सेसिव डिविजन्स। व्हेन अ सेल अंडरगोज मियोसिस, जब एक सेल में मियोसिस हो रही होती है तो वो 4 नए सेल्स बनाता है इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। तो माइटोसिस में एक मदर सेल अपने आप को सीधा सीधा डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना रही थी। यहाँ पर मियोसिस में एक मदर सेल अपने आप को 2 बार डिवाइड करती है और टोटल 4 डॉटर सेल्स बना देती है बच्चों। These new cells contain only half of the number of chromosome compared to the mother cell। तो होता क्या है, पहला वाला जो डिवीजन किया उस मदर सेल ने मियोसिस के दौरान, तो उसने सीधा सीधा अपने आप को डिवाइड कर दिया। मान लो 100 है, 50 एक डॉटर सेल के पास, 50 एक डॉटर सेल के पास। अब उन दोनों डॉटर सेल्स में माइटोसिस जैसा डिवीजन होता है, जिससे बाकी के जो टोटल 4 हुए डॉटर सेल्स वो 50-50-50-50 ऐसे हो जाएंगे। बेसिकली ये मदर सेल है 100, मियोसिस हो रही है, ठीक है। पहले ये डिवाइड करती है 50-50 और फिर ये डिवाइड करती है और 2 में, इनके पास भी 50-50-50-50। तो इनिशियली इस मदर सेल के पास क्या था, 100 यानी 2n, और लास्ट में डॉटर सेल्स के पास क्या है, n, यानी कि इसका हाफ 50। समझ में आया? दिस इज हाउ मियोसिस वर्क्स। और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्शन करने के लिए जो इन्वॉल्व्ड सेल्स होते हैं, जिनको गैमीट बोला जाता है, जिनको सेक्स सेल्स बोला जाता है, ये सिर्फ उनमें ही होता है बच्चों। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिगार्डिंग। व्हाई डू सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमीट। गैमीट बनाने के लिए क्यों सेल्स मियोसिस करके डिवाइड करते हैं? सेल डिवाइड करेंगे मियोसिस करके, गैमीट बनाएंगे, क्योंकि हर एक गैमीट के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना इंश्योर होना चाहिए। मान लो मदर है और फादर है, इन दोनों के गैमीट जुड़ेंगे तब उनका बच्चा बनेगा। मदर के पास है 50 क्रोमोसोम, फादर के पास भी है 50 क्रोमोसोम। अब मदर ने की गैमीट प्रोडक्शन की तैयारी शुरू, तो उन्होंने टोटल 4 हैप्लॉइड गैमीट बनाए और सबके पास 25-25-25-25 बचा। फादर ने भी मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड गैमीट बनाए, सबके पास 25-25-25-25 बचा। संजोग है फर्टिलाइजेशन की, किसका गैमीट किसके गैमीट के साथ मिलेगा, है ना, इतना तो सबको पता है। मान लेते हैं हमने इस वाले गैमीट को चुना इस वाले के साथ, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, 25-25 बन गया 50,
और 50 ही होता है इनके पेरेंट का भी क्रोमोसोम नंबर। रिटेन हो गया बच्चे में, दोनों का इक्वल इक्वल आके रिटेन हो गया बच्चे में। यही है बच्चों मियोसिस, यही है मियोसिस, ठीक है। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द करेक्ट क्रोमोसोम नंबर इन द ऑफस्प्रिंग। अगर इंसान में 46 क्रोमोसोम होने हैं तो जब भी बच्चा होगा उस बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम होगा। कैसे होगा अब ये, क्योंकि मेरे पास मान लो मैं हूं, मेरा बच्चा है, तो मेरे पास अगर 46 क्रोमोसोम है, मेरे हस्बैंड के पास 46 क्रोमोसोम है और मेरे बच्चे के पास भी 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं अपना आधा क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करूंगी 23, मेरा हस्बैंड आधे क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगा 23, दोनों ऐड होंगे 46 बन जाएगा बच्चे में। रिटेन हो गया एक ऑफस्प्रिंग में भी सेम क्रोमोसोम नंबर, करेक्ट क्रोमोसोम नंबर, राइट। चलो, हाउ डज मियोसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस? ये तो बहुत आसान है। मियोसिस में 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन होते हैं जिसको हम कहते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। रिजल्ट करता है 4 नए सेल्स में, 4 नए हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस में एक सिंगल डिवीजन होती है, एक ही बार में डिवीजन हो जाती है, जो प्रोड्यूस करता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जिसका सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जैसा पेरेंट सेल में है। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को कभी नहीं भूलने हैं रिगार्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। चलो, सिग्निफिकेंस क्या है हाफ क्रोमोसोम होने का गैमीट में? यही सिग्निफिकेंस है कि अगर एक इंडिविजुअल का हाफ क्रोमोसोम नंबर गैमीट में होगा तो जब फर्टिलाइजेशन होगी दूसरे इंडिविजुअल के गैमीट के साथ, तो जो जाइगोट बनेगा उसके पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों पेरेंट से आ रहे होंगे और वो रिटेन कर जाएगा एक ऑर्गेनिज्म के पास होने वाला करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ दैट स्पीशीज। यही उसकी जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। जिनमें करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं आते उन्हें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट भी कह सकते हैं, डिफेक्टिव भी कह सकते हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड भी हम कह सकते हैं। एंड डाइवर्सिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। Now, how many divisions occur during meiosis and what is the result of these divisions? कितने डिवीजन होते हैं मियोसिस में? 2 डिवीजन होते हैं, मैंने अभी बताया है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहले डिवीजन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है सिमिलर क्रोमोसोम्स, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स, जैसे सीता गीता, राम लक्ष्मण, ठीक है, वैसा। रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल्स। पहला मियोसिस हुआ, 2 डॉटर सेल्स बन गई। दूसरा मियोसिस हुआ, अब इनमें पहले मियोसिस में हाफ हो गया क्रोमोसोम नंबर, 46 से सीधा 23 हो गया। दूसरा डिवीजन जब होगा तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे उन क्रोमोसोम्स के, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, जिससे टोटल 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। 2 में से 2 और डिवाइड हो गई, 4 बन गया। हर एक के पास हाफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम होगा, ओरिजिनल क्रोमोसोम का हाफ होगा। यानी मियोसिस 2 थोड़ा बहुत सिमिलर होता है माइटोसिस जैसा, ठीक है। ओके, सो एक्सप्लेन 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। एक ही मेजर डिफरेंस बताना है। मेजर डिफरेंस क्या ही बताओगे? यही बताओगे ना, एक में 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जा रही है, और दूसरे में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रहे हैं जिसमें सेम क्रोमोसोम नंबर हो जा रही है। ये लगभग मैंने 2 से 3 क्वेश्चन में रिपीटेडली बताया है, तो तुम्हारा हक ही नहीं बनता कि तुम ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत करके आओ, ठीक है। बहुत मतलब बुरा लगेगा, मुझे दिल से बुरा लगेगा अगर तुमने गलती कर दी ऐसे क्वेश्चन में। तो चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी सिलेबस, टिश्यूज। टिश्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये
पिछले चैप्टर से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ज्यादा डायग्राम्स है और डायग्राम्स के बेसिस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इतने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ने वाले हो जिसमें आपको कंफ्यूजन ऑब्वियसली होगी, डायग्राम्स को देखकर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, बट आई विल टेल यू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू सिमिलर डायग्राम्स और उसके बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाला चैप्टर इन तीनों चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैं भी मानती हूं, तो इस चैप्टर पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। भले अगर आप लोगों को एक छोटा सा ब्रेक लेना हो, ऑब्वियसली प्रीमियर वीडियो है तो आप लोग ब्रेक लेकर भी ये देख सकते हो, लेकिन पूरा देखना है एक ही बार में। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं इस पहले डायग्राम की, जो कि आपके चैप्टर का पहला डायग्राम है। आप देख पा रहे हो कि ये थोड़ा बहुत प्लांट से रिलेट करता हुआ दिख रहा है, एनिमल जैसा, तो ये कोई भी टिश्यू नहीं हो सकता। तो गेस करो कि कौन सा टिश्यू ये हो सकता है। एंड सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज प्लांट के टिश्यूज। प्लांट के दो तरह के टिश्यूज होते हैं बच्चों, एक होता है मेरिस्टेमेटिक जो कंटिन्यूअसली खुद को डिवाइड करता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट और प्लांट के पार्ट्स के लिए, और वही दूसरे तरह का टिश्यू होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का नाम परमानेंट ही इसलिए पड़ा है ताकि वो, मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो ग्रो करने के बाद एक स्टेज आती है उन सेल्स में जब वो ग्रो करना बंद कर देते हैं, जब उनमें डिवीजन होनी बंद हो जाती है परमानेंटली, इसीलिए उनका नाम है परमानेंट टिश्यू। अब दो तरह के टिश्यूज के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज द ग्रोथ टिश्यू। ग्रोथ का मतलब ही हो गया जहां पे डिवीजन हो रही है, जहां पर सेल जो है एक्टिवली खुद को डिवाइड कर रहा है, वहीं पर ग्रोथ होगी। ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ का मतलब ही होता है एक छोटा सा जो बच्चा है वो बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हुआ? सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड हुए तो इंक्रीज इन सेल एंड इंक्रीज इन नंबर हुआ, ठीक है, इन द एरियाज ऑफ प्लांट जो कि स्टिल डेवलप हो रहे हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जहां पर डेवलपमेंट हो रही है प्लांट में, प्लांट का हर पार्ट डेवलप नहीं कर रहा होता है, प्लांट का हर पार्ट डेवलप नहीं कर रहा होता है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज एंड लोकेशंस होते हैं जहां पर प्लांट जो है डेवलप करेगा। द ग्रोथ ऑफ प्लांट हैपन इन स्पेसिफिक एरियाज, क्योंकि कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सेल्स जो है वो छोटे होंगे, राउंड या पॉलीगोनल शेप के होंगे और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। डेंस साइटोप्लाज्म इसलिए जरूरी है ताकि वो ज्यादा न्यूट्रिशियस हो एंड वो एक्टिवली सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करे। डिवाइडिंग सेल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, सो दैट दे कैन कैरी ऑन विद देयर सेल डिवीजन। इसीलिए उनके सेल में साइटोप्लाज्म जो है वो काफी डेंस होता है। ये वाला पॉइंट मैंने वर्बली बताया है, आप चाहो तो लिख सकते हो। कभी अगर पूछ लिया गया कि डेंस साइटोप्लाज्म क्यों पाया जाता है, या ओरल आपके वाइवा एग्जाम में पूछ लिया गया, तो आप ये आंसर दे सकते हो। नाउ दे आर वेरी एक्टिव, काफी एक्टिव सेल्स होते हैं, कंटिन्यूअसली खुद को डिवाइड करते हैं। थिन सेलुलोज सेल वॉल्स होती है। सेल वॉल थिन होने का भी यही रीजन है, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है तो थिन सेल वॉल बनती रहती है, ठीक है। एंड नोटिसेबल न्यूक्लियाई, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैक्यूल्स को क्या बोला जाता है? एक तरह का स्टोरेज बैग है ना, सारी चीजें स्टोर करके रखने वाला। स्टोर हाउस या स्टोर बैग किसी भी जगह पर क्यों पाया जाएगा? ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में उस सेल को सपोर्ट कर सके। यहाँ पर ऐसी कोई इमरजेंसी सपोर्ट क्रिएट ही नहीं हो रही है, क्योंकि सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, लगातार खुद को डिवाइड कर करके अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, इसीलिए दे डू नॉट नीड मच वैक्यूल्स। ओके, नाउ देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज के 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं सेल्स के। नाउ दे विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे मैं सबसे पहला वाला आपको बता रही हूँ। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एपाइकल मेरिस्टेम, जो कि रूट और स्टेम की टिप पे पाया जाता है। टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ये इंक्रीज करता है लेंथ किसका? टिप ऑफ रूट में पाया जा रहा है तो रूट का लेंथ बढ़ाएगा, टिप ऑफ शूट में पाया जा रहा है तो शूट का लेंथ बढ़ाएगा। बेसिकली ये प्लांट के लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ये स्टेम के साइड में पाया जाता है, रूट के साइड में पाया जाता है, और उसको थिक करने के लिए, उसका गर्थ बढ़ाने के लिए, उसका डायमीटर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप एक छोटे से पौधे के स्टेम को देखो और एक बड़े से पेड़ के बार्क को देखो, वो छोटा सा पतला सा टहनी, वो स्टेम इतने बड़े डायमीटर में कैसे फैल गया? बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम।
तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि नोड्स और इंटरनोड्स में पाया जाता है, जहां से लीव्स निकल रहे होते हैं, जहां से फ्लावर्स निकल रहे होते हैं। तो ये दो नोड के बीच के लेंथ में पाया जाएगा। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेबलिंग्स देख लो, टिप पे पाया जा रहा है एपाइकल है, इंटरकैलरी जो नोड और इंटरनोड के बीच में पाई जा रही है, और ये जो दोनों साइड में पाए जा रहे हैं ये है लेटरल मेरिस्टम। अब ध्यान से देखिए, कहां पे एपिकल मेरिस्टम पाया जाएगा? रूट और शूट के टिप पे पाया जाएगा। क्या हमने यहाँ पर टिप मेंशन किया है? बिल्कुल किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बच्चों को यही कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगता है। इंक्रीज कौन करता है लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट? ऑब्वियसली लेंथ बढ़ाने के लिए एपाइकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शन क्या है लेटरल मेरिस्टम का? मैंने अभी आपको क्या बताया, लेटरल साइड साइड में पाया जाएगा। हम जब मोटे होते हैं तो साइड साइड में ही फैट जमा होता है ना, हमारे विसरल फैट जिसको हम कहते हैं, इसी वजह से हमारा भी डायमीटर बढ़ जाता है। तो लेटरल कैम्बियम या फिर लेटरल मेरिस्टम की वजह से हमारे प्लांट का भी गर्थ बढ़ जाता है। गर्थ या थिकनेस बढ़ाएगा हमारा लेटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकैलरी मेरिस्टम टिपिकली कहां पर लोकेटेड होगा? नोड्स और नोड और इंटरनोड के बीच में, ऐसा आप लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू के सेल्स की। तो ये जो टिश्यू है आपको पता है हाईली एक्टिव है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, सेलुलोजिक वॉल जो होती है वो थिन होती है, न्यूक्लियाई बहुत क्लियर, प्रोमिनेंट का मतलब होता है क्लियर, दिखेगा साफ साफ, और वैक्यूल्स लैक करता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, आप 3 से 4 पॉइंट्स आसानी से लिख सकते हो बच्चों। अगले टॉपिक पे हम आएंगे, आपको गेस करना है ये किस तरह का डायग्राम होगा और क्या फीचर्स होंगे इस डायग्राम के। मैं आपको बताऊंगी कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो ये डायग्राम देख लिया, यहाँ पर प्रेजेंट है क्यूटिकल जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसके बाद है एपिडर्मिस का सेल, उसके बाद है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होता है? एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। पैरेनकाइमा अगेन सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। फिर बीच में आता है फ्लोएम, जाइलम, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल इज बेसिकली फ्लोएम और जाइलम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फ्लोएम एंड जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मिस, क्यूटिकल। क्या हो सकता है ये? किस तरह का डायग्राम हो सकता है? किस टॉपिक का क्वेश्चन ये हो सकता है? चलो, सो व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकम परमानेंट टिश्यू कॉल्ड? उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जब एक मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है? तो इट इज द प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकम परमानेंट, इसे हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है लगातार डिवाइड करने के बाद अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देना, दैट इज डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? तो एक स्टेम में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बेसिस पर सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पूछा जा रहा है। मोस्ट कॉमन टाइप क्या होगा? वो होगा पैरेनकाइमा, क्योंकि पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स होते हैं, उसमें भी थिन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड बहुत लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। फूड स्टोरेज का काम पैरेनकाइमा करता है। क्योंकि पैरेनकाइमा के जो फर्दर पार्ट्स है, डिफरेंट टाइप्स है पैरेनकाइमा के, उनमें एक पार्ट आता है, एक टाइप आता है जिसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा वाले जो सेल्स होते हैं वो रिच होते हैं क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेल से, जो कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को यानी कि ग्लूकोज को यानी कि फूड को स्टोर करने का काम करती है, समटाइम्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, और उसको हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हैज लार्ज एयर कैविटीज टू एड इन फ्लोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच परमानेंट टिश्यू इन प्लांट अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग? बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन सा टिश्यू देगा, ऐसा पूछा जा रहा है। उसके लिए एक ही नाम है बेटा, दैट इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की ही वजह से जब हम किसी भी पेड़ को बेंड करते हैं और छोड़ देते हैं, वो वापस से खड़ा हो जाता है तन के और बिल्कुल भी बेंड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है काफी। सो दिस इज द टिश्यू। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इन प्लांट? तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो
प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाती है। आप किसी भी प्लांट के पार्ट को देखोगे जो कि हार्ड है, स्टिफ है, काफी ज्यादा खुरदुरी है, जैसे आपने बार्क ऑफ ट्री देख लिया, जैसे आपने सीड्स देख लिए, दे आर वेरी हार्ड एंड स्टिफ। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट के पार्ट्स को, एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द simple permanent tissue. What is the function of epidermal tissue in plants, or why do its cells from a continuous layer without intercellular spaces? तो यहाँ पर intercellular space क्यों नहीं पाया जाता है? एपिडर्मिस की लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, सो इट विल सर्व टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर। सारे सेल्स अगर इंटैक्ट नहीं होंगे, अगर उनमें स्पेसेस होंगी, आसानी से वाटर इवापोरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। लेकिन अगर सारे सेल्स इंटैक्ट होंगे तो वो प्रोटेक्ट करेंगे हमारे प्लांट को मैकेनिकल डैमेजेस से भी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी, और वाटर को भी सेव करने का एक मैकेनिज्म होगा। मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई, ऑब्वियसली अभी हमने यही डिस्कस किया है। कंटिन्यूअस लेयर बनाता है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। कॉलेनकाइमा का ये डायग्राम है, ध्यान से देखिए। वॉल जो है उसके कॉर्नर्स में थिकनिंग पाई जाती है किसी चीज का, तो उसमें डिपोजिशन होता है। किस चीज का होता है अभी हम देखेंगे। न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट जस्ट लाइक नॉर्मल प्लांट सेल्स। तो कॉलेनकाइमा लिविंग सेल्स होते हैं थिकन्ड कॉर्नर्स के साथ। ये जो अनइवन थिकनेस होती है यही मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि बेंडिंग हो, फ्लेक्सिबल हो, बट ब्रेकिंग ना हो प्लांट के पार्ट का, ब्रेकिंग ना हो प्लांट के पार्ट का। ठीक है। सेलुलोज की जो कॉलेनकाइमा की जो थिकनिंग होती है कॉर्नर्स पे, दैट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। व्हाट इज कॉलेनकाइमा एंड वेयर इज इट फाउंड इन अ प्लांट? सिंपल टाइप के परमानेंट टिश्यूज होते हैं, प्राइमरीली आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा, स्टेम और लीव्स के, मतलब बिल्कुल इनर पार्ट जो होता है, ग्राउंड टिश्यू जिसको हम कहते हैं, उसमें पाया जाएगा। स्ट्रक्चर बताना है, हम ऑलरेडी डायग्राम देख चुके हैं उसका। थिकन्ड सेल वॉल्स होगी, इररेगुलर शेप होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं बच्चों, जो चीज मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो चीज मैं सर्कल कर रही हूँ, रिमेंबर वो सारे कीवर्ड्स हैं, एंड वही कीवर्ड्स आप लोगों को यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कॉलेनकाइमा डिफर फ्रॉम पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा? तो कॉलेनकाइमा अनइवनली थिकन्ड सेल वॉल कंटेन करता है, पेरेन्काइमा के पास पतली सेल वॉल होती है, और स्क्लेरेन्काइमा के पास सबसे मोटी रिजिड सेल वॉल होती है। ये तीन डिफरेंसेस आप लिख सकते हो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा? अगेन सेम तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ब्रेकेज नहीं होने देगा प्लांट को, प्लांट के पार्ट्स का इलोंगेशन करवाएगा, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ाने में उसका हेल्प करेगा। नाउ व्हाट आर दीज टाइप ऑफ सेल्स? ये कुछ गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स आप देख रहे हो, जिसमें से स्टोमेटा भी आपको ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चंस देखेंगे। तो एपिडर्मिस सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसी भी प्लांट के पार्ट की, जो कि पैथोजेंस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकती है एंटर करने से, पेस्ट यानी कीड़े मकोड़ों को रोकती है प्लांट को डैमेज करने से। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं टाइटली पैक होंगे, उसका रीजन अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। थिक आउटर और साइड वॉल्स होती है, इनर वॉल पतली होती है। थिक आउटर वॉल कंटेन करती है फैटी सब्सटेंस जिसको हम क्यूटिन कहते हैं, थोड़ा सा वैक्सी मटेरियल टाइप का ये लेयर होता है। वाटर प्रूफ होता है ताकि इंजरी या फिर डैमेज प्रोवाइड ना कर सके, लाइक दोज इन डेजर्ट्स। एपिडर्मिस के पास थिक वैक्सी कोटिन है क्यूटिन की, एंड आउटर सरफेस में पाई जा रही है। रूट एपिडर्मल सेल यानी रूट के सबसे आउटर मोस्ट लेयर के जो सेल्स होते हैं वो वाटर को इजीली अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसीलिए उसके पास लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रूट हेयर भी बोलते हैं बच्चों, एंड इट इज अवेलेबल फॉर अब्सॉर्प्शन। टिपिकली एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है, लेकिन उसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स पाई जाती हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स हैं जिससे गैस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। बाहर से CO2 अब्सॉर्ब करना हो या अंदर से वाटर वेपर निकालना हो,
ताकि ट्रांसपिरेशन हो सके। ये सारा काम स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से सराउंडेड होती है चारों तरफ से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। क्या है रोल स्टोमेटा का? अभी हम लोगों ने बात की इसके बारे में कि ट्रांसपिरेशन कराएगा, छोटे छोटे पोर्स से गैसेस एक्सचेंज करवा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं उसका एक्सचेंज हो रहा है, CO2 अंदर आ रहा है, O2 बाहर जा रहा है, एंड वाटर वेपर बिटवीन द प्लांट और एनवायरमेंट। नेक्स्ट, गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करेगी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? ये क्वेश्चन, दिस इज अ शेफ्स किस, इस तरह का क्वेश्चन ना इतनी बार पूछा जाता है। देखो ध्यान से, कैसे कंट्रोल करेगी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? अपने शेप को चेंज करके, अपने शेप को चेंज करके। जैसे ही टर्जर प्रेशर बढ़ता है, टर्जिडिटी बढ़ती है। मैंने अभी आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाया है टर्जिडिटी और टर्जर प्रेशर के बारे में। तो जैसे ही टर्जर प्रेशर बढ़ेगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, वो स्वेल्ड अप हो जाएगा और उससे वाटर मतलब इवापोरेशन जो है वो नहीं हो पाए, मतलब ट्रांसपिरेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। एंड soon as it becomes flaccid, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। फ्लैसिडिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है, मुरझा जाते हैं सेल्स। एंड टर्जिडिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो इंटैक्ट हो जाते हैं सेल्स एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, चारों तरफ से फूल से जाएंगे। एंड उसी के वजह से स्टोमेटा का पोर जो है वो खुल जाएगा। स्टोमेटा का पोर खुलेगा तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, पानी कम होगा, फ्लैसिडिटी आ जाएगी, ये गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगे, पोर भी बंद हो जाएगा। पोर बंद होगा तो पानी ऑलरेडी कम था तो वो इवापोरेट नहीं हो पाता, ट्रांसपायर नहीं कर पाता। नेक्स्ट, फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को? सबसे पहले तो वाटर है ना, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है तो स्टोमेटा ओपन होगा, गार्ड सेल जो है वो टर्जिड हो जाएंगे, और अगर वाटर कम है तो फ्लैसिड हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। लाइट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें, ये एक्सटर्नल फीचर्स, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा फॉर अ प्लांट। तो अगर हमें वाटर का लॉस रेगुलेट करना है थ्रू स्टोमेटा तो क्या मतलब इससे क्या होने वाला है, ये वाटर अपटेक को बैलेंस करेगा, एक्सेसिव लॉस को प्रिवेंट करेगा, प्रॉपर हाइड्रेशन प्लांट के अंदर मेंटेन करेगा और सपोर्ट करेगा अलग अलग तरह के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। स्ट्रक्चर बताना है, गार्ड सेल कैसे फैसिलिटेट कर रहा है फंक्शन इन स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज्ड एंड मे बी डिफरेंट मार्किंग स्कीम इज देयर। उसमें कम मार्किंग स्कीम थी, इसमें ज्यादा मार्किंग स्कीम दिख रही है। गार्ड सेल्स के पास होते हैं किडनी या बीन शेप का सेल। नाउ these enable them to change the shape and control the size of stomatal pore। अगर उनकी शेप चेंज हुई तो स्टोमेटा का पोर ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, दैट विल डिपेंड ऑन दैट। जब वो स्वेल होते हैं स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जब वो श्रिंक करते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। एंड दिस इज हाउ दे influence opening and closing of stomata as well as transpiration। नेक्स्ट आ जाता है, ये है डायग्राम, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ जाइलम। जाइलम होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम वैस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं बच्चों। तो क्या है जाइलम? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रूशली इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे वाटर को पहुंचाएगा रूट से लेकर आके। एंड इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जो डेड और ट्यूबुलर ट्रैकीड एंड जाइलम वेसल्स होते हैं वही असिस्ट करते हैं वाटर को रूट से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने के लिए। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं जो कि फूड स्टोर का काम करती हैं। चाहे पैरेन्काइमा कहीं पे भी प्रेजेंट हो, जाइलम में हो, फ्लोएम में हो, वो फूड स्टोर का ही काम करने वाले हैं।
डेड जो जाइलम फाइबर्स होते हैं, चौथा जो उसका कंपोनेंट है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जाइलम को। वेसल्स लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं जो एंड टू एंड ज्वाइन होती हैं बहुत सारे डेड सेल से, और जिसमें लिग्निन की वॉल पाई जाती है और उसमें पिट्स यानी कि गड्ढे होते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो कंपोनेंट कितने हैं और उनका फंक्शन क्या है? तो ट्रैकेट्स और वेसल्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए, जाइलम पैरेन्काइमा फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, एंड जाइलम फाइबर्स स्ट्रक्चरल क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इट विल बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ट्रैकेट्स और वेसल कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे टू ट्रांसपोर्ट प्लांट्स वाटर टू प्लांट्स? ट्रैकेट्स और वेसल्स के पास थिक वॉल्स है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके वजह से वो ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं वर्टिकली। फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, फूड स्टोरेज का काम जाइलम पैरेन्काइमा का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम कैसे डिफर करता है फ्लोएम से अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में? तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स होते हैं बच्चों, लेकिन जाइलम प्राइमरीली वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड या सैप, जो भी फूड बना है थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यानी कि ग्लूकोज यानी कि शुगर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं फ्लोएम में। आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि वहां कितने पिट्स थे, यहाँ कितने पिट्स हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे डायग्राम को देखकर या डायग्राम बनाते हुए बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम? तो फ्लोएम 5 तरह के सेल टाइप्स कंटेन करता है, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगेन फ्लोएम पैरेन्काइमा वही काम करेगा फूड स्टोरेज का, फ्लोएम फाइबर्स जो होंगे वो डेड होंगे, दैट विल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। सीव ट्यूब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब नाम ही दिया हुआ है तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही होगा बेटा, जिसमें जिसके वॉल्स में होल्स हैं जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। लीफ से क्यों? क्योंकि भैया लीफ में ही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, सबसे ज्यादा फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। जितने भी फ्लोएम के सेल्स हैं एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, वो सारे लिविंग सेल्स होते हैं फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर। फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड दैट इज मेड इन लीव्स, that is made in leaves to other areas of the plant. ये कंसिस्ट करेगा 5 टाइप्स ऑफ सेल, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, हाउ डू ट्रैकेट्स एंड वेसल्स कंट्रीब्यूट टू वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट? वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने जाइलम वाले में पढ़ा था। तो ट्रैकेट और वेसल्स जो हैं इनमें थिक वॉल्स होती हैं। एक सेकेंड, ये तो हमारे पास जाइलम का क्वेश्चन आ चुका है और ये हम कर चुके हैं, है ना, इसको हटाते हैं। यस, अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सारे बच्चों को पता है कि परमानेंट टिश्यू 2 तरह का होगा, सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल वाले में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है और कॉम्प्लेक्स वाले में जाइलम एंड फ्लोएम। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल से बनी हुई होती है। आप पैरेन्काइमा के डिफरेंट कंपोनेंट्स नहीं पढ़ोगे, आप कोलेनकाइमा के डिफरेंट कंपोनेंट्स नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप जाइलम के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हो, है ना, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स एंड फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। आप फ्लोएम के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ रहे हो, लेकिन सिंपल वाले जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। नाउ कमिंग टू दी एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, वास्ट है। सो बेसिकली मैं आपको जितने भी डायग्राम के बेसिस पर मुझे आपको समझाने हैं डायग्राम्स, वो सब मैं क्वेश्चन के बेसिस पे समझाऊंगी। एक्स्ट्रा कुछ कुछ पॉइंट बताती चलूंगी, वो आपको नोट करना है। सो एनिमल टिश्यूज वो सेल्स का ग्रुप है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन पाया जाता है। दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। ये टिश्यू 4 मेन टाइप्स में डिवाइड होते हैं।
स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा है न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। अब ये जो फ्लो चार्ट है ना, दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाएंगे, क्योंकि अगर आपने प्लांट टिश्यू आपको लगता है डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, तो इससे तो कम ही है। Animal tissue is going to be much complicated, but you have to simplify it using the flow chart. अब देखो, epithelial tissue different types के होते हैं। epithelial covering tissue भी होता है और glandular tissue भी होता है, जिसमें squamous epithelium आ जाएगा, cuboidal आ जाएगा, columnar आ जाएगा, अलग अलग टाइप्स हैं। अगेन connective tissue में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। एंड देन मस्कुलर टिश्यू, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक टिश्यू, 3 तरह के मस्कुलर टिश्यूज होंगे। इस पे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके इन तीनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। समटाइम्स आपसे कार्डियक और स्मूथ के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, स्केलेटल और स्मूथ के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। सो एंडलेस क्वेश्चंस है इसको सपोर्ट करने के लिए। नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स और उसको सपोर्ट करने वाले जो सेल्स होते हैं दैट आर ग्लियल सेल्स। चलिए, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ना बहुत पतली चिपटी सी सेल्स होती है एंड वो इजीली डिफ्यूजन कराने में हेल्प कर सकती है। सो ये सेल्स डेलिकेट लाइनिंग प्रोवाइड करेगी जहां पर सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस की नीड होती है, ताकि सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके। फॉर एग्जाम्पल लंग के एल्वियोलाई में पाया जाता है ये। Then the next question is mention 2 location in the body जहां पर squamous epithelium पाया जाएगा, उसका स्पेसिफिक फंक्शन बताओ। तो स्क्वामस एपिथेलियम स्किन में पाई जाएगी प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह, माउथ की लाइनिंग में पाई जाएगी जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, मूवमेंट करवा रही है। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स रिलेट करता है अपने फंक्शन के साथ? तो वो एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट होते हैं ताकि इजिली एक्सचेंज हो सके मटेरियल्स का अक्रॉस द सरफेस, क्योंकि उसका बहुत पतला थिन स्ट्रक्चर है। यू कैन सी दिस, सिंगल सेल की लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियम का रोल बताना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ब्लड वेसल्स में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस का काम करती है, जिससे आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो पाता है और हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं। ब्लड वेसल में भी ये स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती है ताकि ब्लड का फ्लो एफिशिएंटली हो सके। इसीलिए जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो काफी डेलिकेट से होते हैं, स्मूथ होते हैं बहुत ज्यादा। नाउ अब बात करेंगे क्यूबॉइडल सेल्स के बारे में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का रोल क्या है किडनी, ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स में, क्योंकि वो वहां पर पाए जाते हैं। क्यूब लाइक शेप उनकी होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है, क्यूब है। तो एक तरह से आप देख पा रहे हो कि उसका अरेंजमेंट इतना स्पेसिफिक है कि वो किसी को भी एंटर करने नहीं दे रहा है। एंड अगर वो किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाया जा रहा है, ग्लैंड में पाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करेगा, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का काम करेगा। समटाइम्स जब आपको फंक्शन ना पता हो तो आप लोकेशन के बेसिस पर भी गेस कर सकते हो उसका फंक्शन। चलिए, what additional specialization cuboidal epithelial cells acquire and उसके स्पेशलाइजेशन हमारी बॉडी को कैसे बेनिफिट कर सकती है? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स में कभी कभी ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं, जिससे सिक्रीशन और ज्यादा आसान हो जाता है, फैसिलिटेट हो जाता है और कंट्रीब्यूट करता है अलग अलग तरह के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। नेक्स्ट है लाइनिंग का इंपॉर्टेंस बताना है जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोवाइड कर रहा है हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में। सी दीज आर द स्ट्रक्चर, काफी मतलब सिमिलर क्यूब की तरह, डब्बे डब्बे की तरह पाया जा रहा है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो लाइनिंग पाई जाती है किडनी के ट्यूब्यूल में, वो हमारे वाटर का और इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड सॉल्ट्स का, अमीनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन कराने में पाया जाता है। जितने भी एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जो फिल्टर आउट हो गए, उनको वापस से रीअब्जॉर्ब करेंगे, प्रॉपर बैलेंस और रेगुलेशन बनाए रखेंगे हमारी बॉडी में, जिसको हम ऑस्मोटिक बैलेंस भी कहते हैं। नाउ एनिमल टिश्यू में आ गया अब
कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आ जाता है ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड सेल्स जो कि हमारे फ्लूइड मैट्रिक्स में पाए जाते हैं ब्लड के, उसका क्या मेन टाइप होगा? सो उसके पार्ट्स और उसके टाइप्स होते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स दैट आर आरबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स दैट आर डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप के सेल्स आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड में देखने को मिलेंगे। तो किस तरह के ब्लड सेल रोल प्ले करेंगे, क्रूशियल रोल करेंगे इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन इन्वेडर्स। तो ये जो 3 तरह के सेल्स आप लोगों ने पढ़े ना, इन सब का अलग अलग डिफरेंट रोल है। रेड ब्लड सेल जो है उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। WBC जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बेसिकली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा डिफेंस सिस्टम वो होती है। सो व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डिफेंडिंग इन द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन और फॉरेन इन्वेडर। कोई भी दुश्मन सेल्स आ गए तो डिशुम डिशुम करके उसको मार के भगा देगा। अमंग व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कौन सा स्पेसिफिक टाइप कॉमनली बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। स्पेसिफिक टाइप का ये ब्लड व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल है। नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं, सेल्स देखने को मिल रहे हैं, A, B और C। तो ये वाला देखो स्ट्राइशन प्रेजेंट है तो स्ट्राइटेड मसल होगा यानी स्केलेटल मसल होगा। यहाँ पर C वाले में स्ट्राइशन पाए जा रहे हैं लेकिन ये कार्डियक मसल है और यहाँ पर स्ट्राइशन बिल्कुल भी नहीं है, स्पिंडल शेप का मसल सेल है, दिस इज स्मूथ मसल। तो अब देखते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो डिस्क्राइब अपीयरेंस ऑफ स्ट्राइटेड मसल फाइबर अंडर माइक्रोस्कोप। उसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होती हैं, उन्हीं को स्ट्राइशन या धारियां कहा जाता है। अगर उसे प्रॉपर्ली स्टेन किया जाए, यही स्ट्राइशन रिस्पॉन्सिबल होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, जिसके वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं। ऐसे मसल्स होते हैं जो बोन्स के साथ कनेक्टेड हो और मूवमेंट कराने में हेल्प कर सके। दूसरा क्वेश्चन है अनदर नेम बताओ स्केलेटल मसल का, और उसको ऐसा क्यों बोला जाता है? तो वो वॉलंटरी मसल कहलाते हैं। स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वॉलंटरी मूवमेंट कराने में ये रिस्पॉन्सिबल होगा, कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। स्केलेटल मसल इसलिए क्योंकि हमारे स्केलेटन यानी कि बोन्स के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, अटैच टू बोन्स, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। नेक्स्ट, हाउ स्मूथ मसल्स डिफरेंट फ्रॉम स्ट्राइटेड मसल्स इन टर्म्स ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। स्मूथ मसल के पास लॉन्ग स्पिंडल शेप के सेल्स होंगे जो कि पॉइंटेड एंड्स होंगे, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा, जबकि स्ट्राइटेड मसल में लंबे सिलेंड्रिकल अनब्रांच सेल्स होते हैं और कई सारा न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। वो मल्टी न्यूक्लिएट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा काम है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सबसे ज्यादा कौन सा मसल काम में आता है? सबसे ज्यादा तो खैर कार्डियक मसल होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बिना फटीग के, जब से इंसान पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसका हार्ट कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, यानी कि उसका मसल बिना थके, बिना फटीग के वर्क कर रहा है। लास्ट में आता है न्यूरल टिश्यू का ये न्यूरॉन। न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जो कि सिनेप्स आते ही एक सिग्नल आते ही तुरंत इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कराता है और उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है जिससे हमें किसी भी चीज का सेंस मिल पाएगा। अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं? ये है पूरा इसका सेल बॉडी, जिसमें ये है डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचेस है, बीच वाला है सेल बॉडी, बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन कहलाता है और ये एक्सॉन की एंडिंग होती है जिसको नर्व एंडिंग भी हम कहते हैं। क्वेश्चन देख लो, प्यारे प्यारे चुनिंदा क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। न्यूरॉन का सेल भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेन फंक्शन इसका ये है कि ये ट्रांसमिट करेगा नर्व इंपल्सेस को। इंपल्स कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमारे सराउंडिंग, हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिल रही है। तो जैसे कोई इंपल्स आया, जनरेट हुआ, वैसे हमारी बॉडी में क्या रिएक्शंस हुए, हम किस तरह का तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे और उसको
प्रोसेस करने के बाद एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे। हेल्प्स इन कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। 3 मेन पार्ट बताने न्यूरॉन के, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है फंक्शन। 3 मेन पार्ट है। पहला डेंड्राइट जो कि रिसीव करेगा सिग्नल, दूसरा है सेल बॉडी जो कि पूरे सिग्नल को प्रोसेस करेगा, तीसरा है एक्सॉन जो कि ट्रांसमिट करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को। रोल बताओ माइलिन शीथ का। एक्सॉन के ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। ये इंसुलिन का काम, इंसुलिन कह रही हूँ, इंसुलेशन का काम करता है एक्सॉन के ऊपर, ताकि ये ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर सके नर्व इम्पल्सेस का। एक्सप्लेन करो कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो एक इम्पल्स आया, वो एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से रिसीव हुआ, प्रोसेस हुआ सेल बॉडी में, वो पहुंचा एक्सॉन तक, और एक्सॉन के एंडिंग में जाके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में एक छोटा सा गैप या फिर हम बोल सकते हैं स्पेस पाया जाता है, विच इज नोन एज सिनेप्स। वहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिग्नल को कैरी करते हैं अनदर न्यूरॉन तक। ठीक है, डिफरेंस, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे एक से दूसरे सिनेप्सिस में। सिनेप्सिस क्या है? 2 न्यूरॉन के बीच का गैप, जिससे कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हो पाती है बिटवीन न्यूरॉन और इंश्योर हो पाता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। कमिंग टू द लास्ट चैप्टर दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बहुत ज्यादा इसमें डायग्राम्स नहीं है, लेकिन जितने भी हैं those are important and those are going to come in your exam. That is my prediction. Let's see what happens. ये जो different type of crops and grains आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इस पिक्चर में, so what are these? These are some cereals, है ना, जैसे कि wheat हो गया, राइस है, मेज है, मिलेट है, सोरगम है। ये आपको प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट ताकि आपको एनर्जी मिल सके। पल्सेस जितने भी हैं जैसे कि चना हो गया, पी हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, उड़द, ग्रीन ग्राम हो गया यानी मूंग, आपने मूंग की दाल खाई होगी, पिजन पी अरहर की दाल खाई होगी, लेंटिल मसूर की दाल खाई होगी। दीज प्रोवाइड यू प्रोटीन्स। जितने भी ऑयल सीड्स हैं जैसे कि सोयाबीन रिफाइंड ऑयल आप लोगों ने कभी ना कभी यूज किया होगा, ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे ऑयल, कैस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, लिनसीड एंड सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, ये सब आपको नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट फैट्स प्रोवाइड करते हैं। फैट्स आर आल्सो वेरी न्यूट्रिशियस एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी सो दैट आपको इंसुलेशन प्रोवाइड हो एंड आपका शॉक अब्सॉर्ब हो। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइडेंटिफाई करो 2 सीरियल क्रॉप्स शोन इन द इमेज। इसमें से इतने सारे हैं, आप कोई सा भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिस इज मेज, मक्के, भुट्टा खाया होगा आप लोगों ने, है ना। पैडी यानी कि राइस, ये आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो देयर। हाँ, मिडिल लेफ्ट लिखा हुआ है, ये वाला जो है आपका राइस है। ये राइस नहीं दिख रहा है, इतने मोटे दाने नहीं होते, ये गेहूं है। Which crop shown in image is an oil seed? Oil seed कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले ऑयल सीड क्या होता है। इसमें से सनफ्लावर मुझे दिख रहा है, सनफ्लावर इज ऑल्सो माई फेवरेट फ्लावर। तो ऑयल सीड में आपको सनफ्लावर का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ना। इट्स सीड्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सनफ्लावर ऑयल। खूब सारे सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। Which crop shown to belongs to the leguminous family and improve soil fertility? Leguminous family जो होती है वो चने और दाल की फैमिली होती है। चना का बेसिकली फैमिली होता है जिसमें मटर आ गया, चना आ गया, ठीक है। So these are grams, chickpea और पी मटर, ये हो गया, ठीक है। ये और ये वाला हो गया, बिलोंग टू लेग्यूमिनस फैमिली। सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें से कौन सा वाटर लॉक्ड फील्ड्स में अच्छा से ग्रो करता है? देखो, पैडी जिसको हम राइस की फील्ड कहते हैं, उसको बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है ग्रो होने के लिए। तो जहां पर बाढ़ आ गया है, हल्का फुल्का बाढ़ आ गया है, पानी जमा हो गया है, वो एरिया राइस की खेती के लिए, पैडी के लिए बेस्ट होता है।
बहुत सारे लोग इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग भी करते हैं फिशेस के साथ, फिशरीज के साथ पैडी को ग्रो करना। फिशेस जो है पानी में रहेंगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगी और इम्प्रूव होगा उस पैडी का क्रॉप। सो पैडी राइस हो गया ये मिडिल लेफ्ट में, ये वेल ग्रो होता है वाटर लॉग्ड फील्ड्स में और इसको स्टैंडिंग वाटर चाहिए होती है। मराइन फिशरीज का आपके पास ये डायग्राम है जिसमें कुछ सी फूड्स आ जाते हैं इसके अंदर। दो स्पीशीज जो कि इमेज में शो की जा रही है उसका हैबिटेट बताओ। तो मैक्रोब्रैकियम सोनरबर्गी, ये रोसनबर्गी सॉरी, ये जो है आप चाहो, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप लिख सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी लिख सकते, आप प्रॉन्स लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेश वाटर हो गया एंड मराइन वाटर। व्हाट आर द टू मेन मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फिश? तो दो डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं फिश ऑब्टेन करने के लिए, वो होता है या तो उसको कैप्चर करो, फिशिंग करो, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज से, या फिर उसकी कल्चरिंग करो, उसको फार्म करो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक जगह पर उसको इकट्ठा करो। एंड व्हाट इज मैरीकल्चर? मैरीकल्चर हो गया फार्मिंग ऑफ मराइन ऑर्गेनिज्म एक सी वाटर में। एग्जाम्पल, हम्पीनियस मोनोडॉन यानी कि मराइन प्रॉन को कोस्टल पॉन्ड्स में, बनाए हुए कोस्टल पॉन्ड्स में, सी वाटर में ग्रो करते हैं डेलिबरेटली। फिश लोकेटिंग मेड इजियर इन मराइन फिशिंग टुडे, हाउ इज इट पॉसिबल? सो फिश लोकेटिंग इजी हो गया है बिकॉज ऑफ सैटेलाइट और इको साउंडर जो कि लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश को डिटेक्ट कर पाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम फिन्ड फिश, जिनमें फिन्स पाई जाती है, उसके अलावा भी दो टाइप के शेल फिश होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो दो फिशेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं शेल फिश में, वो है प्रॉन्स और मसल्स, जिसको ऑयस्टर्स भी बोला जाता है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो आप लोगों का सेशन है ऑल डायग्राम्स वाला। ये हमेशा ना सेव करके रखना, मैं तो यही कहूंगी, मैं बचपन में भी यही किया करती थी, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे दिखता था यूट्यूब पे मैं उसको सेव कर लेती थी, वॉच लेटर कर लेती थी, डाउनलोड कर लेती थी, विच एवर ऑप्शन इज अवेलेबल, एंड आई यूज्ड टू वॉच बिफोर माई एग्जाम, ड्यूरिंग माई टेस्ट, ठीक है। जब भी कभी कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है या किसी डायग्राम में कंफ्यूजन हो रही है, आई यूज्ड टू सी दैट। तो आप लोग भी ये कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज हिट द लाइक बटन, बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। एंड कमेंट कर दो जहां पर आपको कोई दूसरा डायग्राम हो ऐसा जिसमें कंफ्यूजन आ रही है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि डायग्राम के अलावा किसी और टॉपिक पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको असर्शन रीजन का वीडियो चाहिए, अगर आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए, या एनसीईआरटी एक्टिविटीज के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दो एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट टू यू सून। एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।